देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में लिखिए आप, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कॉमा when two element combine to form two or more product combine to form two or more product। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when two elements combine to form two or more product, then masses of one element which combine with fixed mass of other element will be always be in simple ratio will be always in simple ratio। लिख लिए? लिख लिए ना? अब यहाँ पर समझो क्या मैं बोलना चाहता हूँ। और ये बोलना चाहता हूँ कि दो एलिमेंट है बच्चे, एक कार्बन है और ऑक्सीजन है। when two elements combine to form two or more product, मान लो कि ये दोनों कंबाइन होकर एक कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। when two elements combine to form two or more product, then masses of one element which combine with the fixed mass of other element। मैं यह क्या बोलना चाहता हूँ बच्चे, यहाँ पर अगर देखोगे 12 ग्राम कार्बन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है? 32। ये फिक्स है, ये इसको हम फिक्स कर दे रहे हैं, 12 ग्राम कार्बन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। यहाँ पर अगर 12 ग्राम कार्बन देखोगे तो 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या यहाँ पर बोल रहे हैं, ये जो 16 और 32 है ये हमेशा सिंपल रेशियो में होगा। यही बोलना चाह रहा है बच्चे, यही बोलना चाह रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है कि मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंड विद मास ऑफ ऑक्सीजन, सुनो यहाँ, मास ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन will be in simple ratio। तो हम बोल सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मास ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ विच कंबाइन विद द 12 ग्राम ऑफ कार्बन आर इन सिंपल रेशियो। इसे एक और एग्जांपल देता हूँ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर एक एनो बनाया। एनो क्या बोलते हैं, इसका नाम कोई बताएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं। और ये एक प्रोडक्ट N2O बनाया, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। बिल्कुल, नाइट्रस ऑक्साइड। इसी को लाफिंग गैस भी बोला जाता है, लाफिंग गैस, पॉपुलरली नोन एज लाफिंग गैस। मान लो कि एक और कंपाउंड बनाया दैट इज N2O3, एक और कंपाउंड बनाया है N2O5,
तो क्या ये सब जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं? तो हम बोलेंगे चेक करेंगे। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का मास को मैं फिक्स कर रहा हूँ, नाइट्रोजन का मास को फिक्स कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या देख लो, 14 ग्राम नाइट्रोजन, 14 ग्राम नाइट्रोजन और 16 16 ग्राम ग्राम के साथ ऑक्सीजन। कंबाइन हुआ। यहाँ पर बताओ कि 28 ग्राम 16 ग्राम, तो 14 ग्राम कितना के साथ कंबाइन हो रहा है बताओ? 8 ग्राम 8 ग्राम 8 ग्राम, बिल्कुल सही है, क्योंकि नाइट्रोजन का मास को मैं फिक्स कर रहा हूँ। उसके बाद देख रहा हूँ क्या ऑक्सीजन का मास सिंपल रेशियो में आ रहा है, अगर आ रहा है तो इस लॉ को फॉलो करना है, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर बताओ इसी तरह कितना ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा? 24 ग्राम। 24 ग्राम, 24 ग्राम बिल्कुल 24 ग्राम। इसी तरह यहाँ पर 40 ग्राम। 40 ग्राम। देखो अभी जो देखोगे ये सब जो 16, 8, 32, 24 और 40 ये सब सिंपल रेशियो में है। ये जो 16:8:24:40 ये सब सिंपल रेशियो में है। ये 8 से तो ये 2:1:2 ये एक सिंपल रेशियो में आ रहा है। तो ये दैट्स व्हाई दिस ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को फॉलो कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ गया? बताओ समझ में आ गया? नहीं? हाँ सर। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या ये CO2 एंड वाटर क्या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को फॉलो कर रहे हैं? नहीं। नहीं। देखो ये ध्यान रखना बच्चे, देखो ये दोनों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं। इसमें एलिमेंट, ये चेक करने का सिंपल सा मेथड है बच्चे, एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर तो एलिमेंट ही डिफरेंट हो गया। एक एलिमेंट ऑक्सीजन कॉमन है, बट कार्बन और हाइड्रोजन ये इंडिविजुअल अलग अलग एलिमेंट है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस में आप देख पा रहे होंगे कि एलिमेंट्स आर कॉमन इन देम। सो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को फॉलो नहीं करेंगे, तो ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद आगे लिखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस के बाद आगे लिखो, दैट वन इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। तो इसको पहले लिखो फिर समझेंगे। देखिए इसमें लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when an element combined with two different elements to form two different compound, then mass of two element which combine with mass of two different element which combined with fixed mass of third element, which combined with the fixed mass of third element, comma, will be equal or a simple multiple
simple multiple of the ratio, simple multiple of the ratio in which two element combine to form a compound, अब यहां पर समझे क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। देखो एक एग्जांपल लेता हूं। When an element, let that element is carbon, it is combining with hydrogens and oxygens. When an element combines with two different elements to form two different products, let one product is methane and other product is carbon dioxide. यहां पर क्या करो, कार्बन का मास फिक्स करो। तो कार्बन का 12 ग्राम कार्बन के लिए हाइड्रोजन कितना ग्राम कंबाइन कर रहा है बताओ? हाइड्रोजन यहाँ पर 4 ग्राम कंबाइन कर रहा है ना। यहाँ पर 12 ग्राम कार्बन कितना ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है बताओ? 32। तो ये बोला गया बच्चे कि when carbon combine with hydrogens and oxygens to form two different products, methane and carbon dioxide, which fixed mass of third element will be equal or a simple multiple of the ratio in which these two elements will combine. आपको पता है कि ये दोनों कंबाइन होकर एक कंपाउंड बना रहा है वाटर। तो इसमें देखो यहाँ पर देखेगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो है बच्चे वो कितना है? दैट 1 is 4:32 है, 1:8 है। तो इसके अंदर वाटर के अंदर भी अगर ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस को फॉलो करते हैं तो इसके अंदर भी 1:8 होगा या 1:8 का मल्टीपल होगा, ऐसा ही कुछ होगा। यही बोल रहा है will be equal or a simple multiple of the ratio in which these two elements will combine. तो यहाँ पर इसके अंदर देखे, इसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है? दैट 1:8 ही होता है, याद करो, होता है ना। 2 ग्राम 16 ग्राम के साथ कंबाइन हो रहा है। तो ये हम बोलेंगे कि ये दोनों, ये जो पूरा बताए ना, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस को फॉलो करते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर समझ में किसी को नहीं आया होगा तो मैं एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। ये पहले बना लो, दूसरा एग्जांपल। सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाता है, H2O2। वहां पे तो 1:8। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या हो जाएगा बताओ? हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 2:16। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में यहाँ पर क्या 1:16। हाँ, तो 1:16 हो गया ना, ये 1:16 इसका मल्टीपल होगा। हम मल्टीपल्स में ले लेंगे। दैट 1 इज, ये कितना हो जाएगा? दैट 1 इज, ये 1/8। हाँ, इसको अगर इसमें हम 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी तो ये फॉलो हो जाएगा बच्चे, 1/16 आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा गया? विल बी इक्वल, जैसे इक्वल आ गया इस केस में, और सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो। हाँ, मल्टीपल ऑफ द रेशियो, तो दोनों से ही तो हाफ गुण मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों, फिर तो दोनों के लिए करना पड़ेगा बच्चे। अगर ये H2O2 भी होता तो भी हम बोलते क्या कि ये जो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस को फॉलो करते हैं। अगर एक एग्जांपल में मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है,
तो भी हम बोलते हैं कि ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस को फॉलो करते हैं। समझे हाँ, बच्चे? हाँ चलो, क्योंकि यहाँ पर सर, दोनों चीज। हाँ सर बट H2O2 में तो ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन को फिक्स करने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आया 1:8। हाँ बट H2O2 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो तो 1:16 हुआ ना, वो दोनों से हाँ, थोड़ा वो 1:8 का मल्टीपल कैसे हुआ? 1:8 का मल्टीपल हम 1:8 में, जैसे ये 1:8 आया ना बच्चे, वन हाँ, इज टू एट में अगर हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 1:16 नहीं आ जाएगा? हाँ पर हाफ तो बोथ साइड में ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बोथ साइड क्या, देखो ये यहाँ पर 1:16 आया ना बच्चे, वन इज टू हाँ, सिक्सटीन आया। तो हाँ, अभी यहाँ पर जो ये जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पर 1:8 आया था, आया था ना। अगर अगर हम इसको ये इधर वाला को इक्वल करना चाहते हैं, 1/16 बनाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमको एक मल्टीपल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर ये 1/16 हो जाएगा। तो ये मल्टीपल क्या है, हाफ है। समझे बच्चे? ओके ओके। चलो एक और एग्जांपल दे रहा हूं, इससे समझो। ये एक चीज ध्यान रखना बच्चे, ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ जो रेशियो निकाल रहे हो उसका भी मल्टीपल हो सकता है, और यहाँ वाला का भी ये मल्टीपल हो सकता है। दोनों साइड से ये पॉसिबल्स है। क्या मैं बोल रहा हूँ कि देखो, जैसे यहाँ पर क्या गया था 1/16, हाँ, तो ये जो यहाँ पर रेशियो मिला था उसमें हाफ मल्टीप्लाई करने से ये 1/16 बन गया। हाँ, अभी एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कार्बन है, जैसे कार्बन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो कार्बन ये दोनों कंबाइन करके कार्बन डाइसल्फाइड बनाता है, और ये दोनों कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और ये दोनों कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर देखो कार्बन का मास शिफ्ट कर दो, 12 ग्राम के लिए कितना ग्राम कंबाइन होगा बताओ? 64। हाँ 64 ना, हाँ, 64 ग्राम। यहाँ पर 32 ग्राम। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो कि सल्फर ऑक्सीजन का जो रेशियो आया बच्चे, इसमें क्या है, 2:1 आया। यहाँ निकालो। अभी सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर निकालो, ये भी 32 ग्राम और ये भी 32 ग्राम आया ना। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, 2:1 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, 1:1 है। तो क्या करेगा, इसमें एक सिंपल 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो सेम आ जाएगा। समझ गया बच्चे? हाँ, तो ये भी हम बोलेंगे, ये जो चेन दिखाई दे रहा है, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस को फॉलो करते हैं। तो 2 एग्जांपल से आपको समझ में आ गया हो, आई होप। ओ सर, मतलब वो जो प्रोपोर्शन है उसमें हम दोनों जो नंबर है उसको उसमें से एक के साथ हम कुछ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने के करेंगे, बाद कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। आ जाएगा, अब तो वो ये मत रेसिप्रोकल कंफ्यूजन रखना कि प्रोपोर्शन। इसमें इसमें मल्टीप्लाई करें या इसमें मल्टीप्लाई करें। ओके ओके ओके। समझ गए ना बच्चे? इसलिए मैं हाँ, एग्जांपल हाँ, ये करवाया, ताकि आपको दिक्कत, ओके वो जो पहले में दिक्कत हो रहा था, ये क्लेरिफाइड हो जाए। ओके, ठीक है।
अच्छा एक एग्जांपल पूछता हूँ बच्चे, देखो एक वाटर है, ये बताओ इसे, वाटर है, NO2 है और NH3 है। अगर हम पूछते बच्चे क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं तो क्या बोलते हैं, आपका क्या राय है? नहीं। हम बोलते हैं हाँ। देखो कैसे, आप कैसे चेक करोगे, ये समझो आप। ये दोनों में बताओ कि एक एलिमेंट कॉमन जो हो, कॉमन एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कॉमन एलिमेंट है, और यहाँ पर तो दो डिफरेंट एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन, है ना? हाँ हाँ क्या नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर ये कंपाउंड बना हुआ है? तो बोलते हैं हाँ। हाँ समझ रहा है? हाँ। मतलब ये अनकॉमन वाला एलिमेंट मिलकर क्या बनाता है? इट विल फॉलो। जो समझ गया ना, ये बताओ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आगे बढ़े। हाँ सर। चलो उसके बाद लिखो गे लुसेक लॉ। गे लुसेक लॉ। जो इसको लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम बोलते हैं, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, comma, volume volume ratio of gas, volume ratio of gases, volume ratio of gases is always is always is always is always in terms of, always always in terms of, in terms of in terms of simple integral, simple integral, simple integral। फिर से मैं बोल रहा हूँ, at constant temperature and pressure, volume ratio of gases is always in terms of simple integral। देखो क्या मैं बोलना चाहता हूँ, समझो इसको। ये एग्जांपल ले रहा हूँ, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस combines to form 2 moles of ammonia। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम, हाइड्रोजन का 3 वॉल्यूम कंबाइन करके अमोनिया का 2 वॉल्यूम बनाएगा। क्या बोलना चाह रहा हूँ इसको समझे कि 1 ml ऑफ नाइट्रोजन, 1 ml ऑफ नाइट्रोजन combined with 3 ml of hydrogen to form 2 ml of ammonia। ये जो कंबाइन करेगा ना डिफरेंट गैसेस, इट विल कंबाइन इन टर्म्स ऑफ सिंपल इंटीग्रल, 1:3:2 के इंटीग्रल्स में ये कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे अगर मैं लूं यहाँ पर 3 लीटर नाइट्रोजन,
तो it will combine with how many liter of hydrogen? Tell me. 9 लीटर। हाँ, ये हमेशा 1:3 के रेशियो में कंबाइन करें। तो अगर ये 3 लीटर लेंगे तो इसका 3 गुना हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, 9 लीटर। हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया विल फॉर्म? 6 लीटर। हाँ, 6 लीटर ऑफ अमोनिया विल फॉर्म। तो यही ये लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम कहना चाहता है कि गैसेस विल कंबाइन इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। समझ गया ये चीज? हाँ, एक बार कंटिन्यू करो प्लीज। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि बच्चे, जैसे ये जो रिएक्शन दिया हुआ है ना, तो इसमें जो ये जो डिफरेंट ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है और अमोनिया है, ये हमेशा सिंपल रेशियो में रिएक्ट कर कर प्रोडक्ट बनाते हैं। ये बोल रहा है ना कि वॉल्यूम रेशियो ऑफ डिफरेंट गैसेस, वॉल्यूम रेशियो ऑफ गैसेस is always combined in terms of simple integral। ये हमेशा 1:3:2 के इंटीग्रल्स में कंबाइन करते हैं। ये जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिख रहा है ना बच्चे, यही इसी इंटीग्रल्स में ये कंबाइन करते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल के लिए बोले, देखो कि 1 ml नाइट्रोजन 3 ml, 3 वॉल्यूम मतलब क्या? ये वॉल्यूम क्या? वॉल्यूम लीटर भी हो सकता है, मिलीलीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जनरलाइज कर रहा हूं। मतलब ये जो डिफरेंट गैसेस है किस रेशियो में कंबाइन करते हैं, किस वॉल्यूम रेशियो में कंबाइन करते हैं, तो दैट इज 1:3:2 वॉल्यूम रेशियो में कंबाइन करते हैं। ये हमेशा फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, ये 3 लीटर, ये 9 लीटर और ये 6 लीटर है, ये भी। हाँ, क्या हुआ? हाँ सर समझ गया ना? तो हाँ, ये हाँ। हम 1:3:2 का वॉल्यूम रेशियो में कंबाइन करेंगे। दैट इज द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं बच्चे। उसके बाद देखो नेक्स्ट लॉ जो है दैट वन इज Avogadro's law। Avogadro's law लिखो इसमें, according to this law, according to this law, volume of all gases under similar condition of temperature and pressure, contain equal number of moles and hence equal number of molecules ब्रैकेट में लिख लेना atoms may be different। सर मोल्स के बाद क्या बोले? हाँ, moles, hence and hence equal number of molecules। ओके ब्रैकेट में लिख लेना atoms may be different, atoms may be same or different, इक्वल्स नंबर बट मॉलिक्यूल सेम होंगे। atoms may be same or atoms may be different। सर मॉलिक्यूल तो सेम होंगे। हाँ, और इस ब्रैकेट में लिखो ना बच्चे atoms may be same or different, मॉलिक्यूल सेम होगा। क्या बोलना चाह रहा हूँ समझो इसको, एक एग्जांपल से समझते हैं।
हाइड्रोजन है, CO2 है, मीथेन है, और एक और एग्जांपल लेता हूँ, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड। देखो बच्चे, ये सब जो गैसेस है ना, इसका इक्वल वॉल्यूम ले रहा हूँ। एक कंटेनर में हम सबका 1 लीटर लिए, एक कंटेनर है जिसमें सबका 1 लीटर लिए बच्चे, 1 लीटर है, 1 लीटर है सबका। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ क्या बोला गया बच्चे, अगर वॉल्यूम सेम है देन इट विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, ये बोला गया ना। अगर टेम्परेचर प्रेशर फिक्स है देन इट विल कंटेन क्या, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। हर एक का मोल्स मान लो कि n है। मोल्स में मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं बच्चे बताओ? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो मॉलिक्यूल्स भी देख रहे हो, सब n into na ही होगा। एटम कैसे निकालते हैं बताओ? इस केस में एटम बताओ। एक मॉलिक्यूल में जितना एटम है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मॉलिक्यूल में देखो 2 एटम्स है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 2nna into n। ये जो 2 है ना बच्चे, ये जो 2 है ना, इसको हम एटोमिसिटी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बताओ? एटोमिसिटी। एटोमिसिटी। एटोमिसिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। क्या बोला मैं? एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है, लिख लेना कहीं पर। इट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। कहीं पर लिख लो यहाँ पर। इसी क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी। अब यहाँ पर बताओ, इसमें कितना एटम्स? 3। यहाँ पर 5। यहाँ पर 3। तो देख रहा है, मैं बोला क्या, एटम्स। जैसे यहाँ पर देख लो, एटम सेम है, एटम्स डिफरेंट भी है। तो एटम के केस में आप ये नहीं बोल सकते हो, अगर इक्वल वॉल्यूम ले रहे हैं तो एटम सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एग्जाम में पूछा हुआ है ये चीज, एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये दिमाग में रखना है कि अगर इक्वल वॉल्यूम ले रहे हैं तो एटम्स में भी सेम, में भी डिफरेंट हो सकता है, बट moles and molecules must have to be same. ओके, समझ गए ना ये लॉ? हाँ। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंट लॉ पढ़ने के बाद बच्चे आगे मूव करते हैं। लिखो स्टैचोमेट्री। स्टैचोमेट्री, स्टैचोमेट्री। स्टैचोमेट्री तो लिखो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन is called stoichiometry. Balanced chemical reaction is called stoichiometry. Balanced chemical reaction is called stoichiometry. जैसे देखो एक रिएक्शन लिख रहा हूँ बच्चे, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो दिखाई दे रहा है ना बच्चे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैचोमेट्रिक, मेट्रिक कोएफिशिएंट इसको बुलाया करते हैं। और ये स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ध्यान रखना बच्चे, ये मोल को भी रिप्रेजेंट करता है, ये वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करता है। वॉल्यूम या हम लोग बोल सकते हैं गैसेस, प्रेशर को भी वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करता है। ये हम ये भी बोल सकते हैं, ये मास
या वॉल्यूम, और ब्रैकेट में लिख लेना ये प्रेशर को भी रिप्रेजेंट करता है। ये कब इफ गैसेस होती, गैसेस होगा तभी तो हम प्रेशर का बात करेंगे। मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पर बच्चे समझो, फोकस कर, कि ये बोल सकते हैं बच्चे कि 1 मोल नाइट्रोजन, ये जो 1 है ना, ये भी मोल की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन combined with 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन to form 2 moles of ammonia। क्या मैं बोला बच्चे? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन combined with 3 moles of hydrogen to form 2 moles of ammonia। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर मान लो कि नाइट्रोजन का 10 मोल नाइट्रोजन का 10 मोल लेने के लिए कितना मोल हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, तो ये स्टोइकियोमेट्री पता है 30। ये हम जानते हैं कि 1 मोल के लिए 3 मोल लेना पड़ता है, तो अगर हम इसका 10 मोल लेंगे बच्चे तो इसका हमको 30 मोल लेना पड़ेगा। तो ये बताओ कितना मोल अमोनिया फॉर्म होगा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। 20 मोल। तो 1 मोल से हम जानते हैं कि 2 मोल फॉर्म होता है, या ये यूं बोल दे ये 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल फॉर्म होता है, तो 1 मोल हाइड्रोजन से ये कितना फॉर्म होगा बताओ? 2/3 होगा ना? 2/3 मोल। तो 30 के लिए कितना फॉर्म होगा बताओ? 20। कैसे निकालना निकालो। तो यहाँ से भी देखो कितना आएगा, 20 मोल ही आएगा बच्चे। समझ में आ रहा है? तो ये जो बता रहा हूँ ये क्या है, मोल रिलेशन, हम मोल से खेल रहे हैं, रिलेशन हम मोल से रिलेट कर रहे हैं। इसका कितना मोल इससे कितने मोल से रिएक्ट कर कितना मोल प्रोडक्ट बनाएगा। ऐसे यही तो रिएक्शन है बच्चे। अब थोड़ा हम डिफरेंट तरीका से खेलते हैं। हम ये अभी सिखाए थे बच्चे कि इसका 1 वॉल्यूम, इसका 3 वॉल्यूम के साथ कंबाइन करके कितना 2 मोल अमोनिया, 2 वॉल्यूम अमोनिया फॉर्म होगा। तो अभी जैसे एग्जांपल ले रहा हूं बच्चे, इसका 5 ml कितना ml हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा बताओ? 15 मोल 15 ml 15 ml। बिल्कुल। ये हमेशा 1:3:2 वॉल्यूम में कंबाइन करेगा। ये जो अभी 1, 3, 2 दिख रहा है ना, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर ये मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये कितना वॉल्यूम अमोनिया फॉर्म होगा, कितना ml अमोनिया फॉर्म होगा? 10 मोल। तो हम बोलेंगे 10 ml अमोनिया। हाँ 10 ml 10 ml अमोनिया फॉर्म। तो ये जो अभी बता रहे हैं ना, हम वॉल्यूम रिलेशन से खेल रहे हैं। इसी तरह से ये लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखो फिर अब थोड़ा मास पे हम खेलते हैं। ये इसका कितना मास बताओ बच्चे? ये हम बोलेंगे 28 ग्राम नाइट्रोजन कितना ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा? 6 ग्राम। 6। ये H2 है, मतलब इसका मोलर मास 2 ग्राम होता है। तो यहाँ पर 3 है तो टोटल बोलेंगे 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ये कंबाइन करेंगे। कितना मोल अमोनिया फॉर्म होगा भाई साहब बताओ? तो ये 14 और 3 17 तो हम बोलेंगे 34 ग्राम अमोनिया फॉर्म। अब अगर ये क्वेश्चन हम आपसे पूछ दें कि बताओ बच्चे कि 10 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना ग्राम नाइट्रोजन लेना पड़ेगा और कितना ग्राम अमोनिया बनेगा? तो क्या बोलोगे बताओ, कैसे निकालेंगे? 10 ग्राम 10 ग्राम के लिए नाइट्रोजन के लिए 28 ग्राम, 10 ग्राम के लिए कितना होगा तो निकल जाएगा। हाँ देखो, हम है ना कि पहले ये सोचो 10 ग्राम हाइड्रोजन कितना ग्राम नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेगा। तो ऐसे निकालते हैं। देखो हम जानते हैं 6 ग्राम 28 ग्राम के साथ कंबाइन होता है, तो इसका 1 ग्राम 28/6 ग्राम के साथ कंबाइन होगा। यूनिटरी मेथड
सर एक से 10 ग्राम के लिए कितना लेना पड़ेगा, इंटू 10 करना पड़ेगा बच्चे। 140 by 3 हाँ, जो भी ये 3 और ये 40, हाँ जो भी 140 अपॉन 3 ग्राम लेना पड़ेगा, जो भी कैलकुलेट कर लेना। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर 10 ग्राम हाइड्रोजन लोगे बच्चे, तो देन यू हैव टू टेक 140 by 3 ग्राम नाइट्रोजन इन ऑर्डर टू फॉर्म हाउ मेनी ग्राम ऑफ अमोनिया। तो क्या बोलोगे बच्चे, यहाँ पर कैसे करोगे, फिर से देखो 6 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो 34 ग्राम अमोनिया फॉर्म होगा। तो 1 ग्राम लेंगे तो कितना फॉर्म होगा बताओ, 34 by 6। बट हमने कितना ग्राम लिया है, 10 ग्राम, तो इतना ग्राम अमोनिया बनेगा। क्या ये समझने में दिक्कत है कि नहीं को? नहीं तो इसको जो बोल रहे हैं बच्चे, ये मास रिलेशन है, मास रिलेशन। सर वो प्रेशर पे कैसे, वो एक थोड़ा बता दे। प्रेशर से कहते हैं, प्रेशर के टर्म्स में बच्चे ओनली ये बता सकते हैं कि प्रेशर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। इसके लिए अभी बहुत सारा चैप्टर्स बचे हुए हैं। इसके लिए आपको केमिकल इक्विलिब्रियम आना चाहिए, ली चैटलियर प्रिंसिपल आना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं बता सकते कितना प्रेशर बढ़ा घटा, ये भी बताएंगे आगे चैप्टर्स में, बट इतना इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा ये बता सकते हैं। इसके लिए आगे चैप्टर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये जो प्रेशर होते हैं ना बच्चे, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होते हैं, ये तो पता है ना। हाँ कि प्रेशर इज इनवर्सली, बॉयल्स लॉ पढ़ते होगे, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, P versus 1 by P। हाँ। इसी तरह ये भी बोल सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। मोल्स बढ़ेगा, प्रोडक्ट का मोल्स बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो ये इतना अभी तक इतना जरूर बता सकते हैं बच्चे की प्रोडक्ट का जो मोल होगा, तो ये बताओ, थोड़ा सा सिखाता हूँ अभी, ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा फिर, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। मतलब हर एक चीज का एक चीज समझ लो कि अगर आपको बचपन में ही अगर आपको 12th क्लास का सिलेबस पढ़ाया जाता तो क्या समझ में आता, बताओ? नहीं आता ना। तो बचपन में क्या पढ़ाया जाता है, ABCD पढ़ाया जाता है, 1 2 का टेबल पढ़ाया जाता है। तो ये केमिस्ट्री में भी, हर एक सब्जेक्ट में भी हर एक चीज का पढ़ने का एक एप्रोप्रिएट टाइम होता है। अगर उस कॉन्सेप्ट को हम पहले इंट्रोड्यूस करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। समझ रहे बच्चे? हर एक चीज को इंट्रोड्यूस करने का वहां पर एक प्रॉपर टाइम है, हम वहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा बताता हूँ, समझो। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड का मोल्स देखोगे तो 4 मोल्स है, 3 मोल ये 1 मोल ये, और प्रोडक्ट साइड का देखोगे तो 2 मोल है। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मोल्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर मोल्स डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो देन प्रेशर विल इंक्रीज। इतना समझ में आता है अभी? हाँ एकदम। चलो, इतना समझ में आता है बहुत है। आगे कितना से बढ़ेगा ये सब हम केमिकल इक्विलिब्रियम में डील करेंगे। ओके ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो तुम। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस evolved at STP on heating
16.8 ग्राम 8 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इसके लिए बच्चे सबसे पहले आपको रिएक्शन आना चाहिए, थोड़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि जब मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है, बताएगा कोई? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये रिएक्शन आपको लिखने के लिए आना चाहिए। और ये चीज सीख जाओगे आफ्टर रीडिंग एस ब्लॉक। आफ्टर रीडिंग एस ब्लॉक you will become comfortable in writing these type of reactions. Okay, चलो तो ये रिएक्शन हम लिख दिए, हेल्प कर दिए आपको। ये बैलेंस रिएक्शन लिखा गया है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है बच्चे की, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट निकाले आप। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या करना है, गिवन मोल्स अपॉन मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। First of all, calculate the molar mass of magnesium carbonate. निकला या मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना है? 84 आ रहा है तो देन यू आर राइट, 100% राइट। देख लो यार, ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का जरूर मैं बताया हूँ 24 होता है, 24 कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 48 होता है। 3 ऑक्सीजन है, यहाँ ऐड करो 8, 10, 14 और ये 84। तो सबसे पहले मोल्स निकाल लो बच्चे। मोल्स क्या हो जाएगा, 16.8 अपॉन 84। ये कैंसल होगा, ये 0.2 आएगा ना, 2 टाइम्स कैंसल होगा, 0.2 आएगा। तो ये बताओ कि 1 मोल, यहाँ पर देखो एनालाइज करना सीखो। 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट 1 है ना, इसलिए 1 मोल बोल रहे। तो कितना मोल CO2 बनेगा बताओ? 1 मोल 1 मोल, क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। 1 मोल से ये 1 मोल बनेगा, तो 0.2 मोल से ये कितना बनेगा बताओ? 0.2 मोल। 0.2 मोल। और अब बताओ STP पर वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? सर 1 मोल का 22.4 लीटर 4 लीटर 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हो गया, 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इतना वॉल्यूम ऑफ CO2 विल लिबरेट एट STP ऑन हीटिंग 16.8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्वेश्चन इज सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चे, कैलकुलेट द change in volume. Calculate the change in volume, comma, when 5 liter ammonia is decomposed. First of all, try to write the balance reactions of decomposition of ammonia. मीन्स आपको ये रिएक्शन को रिवर्स कर दो, ये बोल रहा हूँ। अमोनिया डिकम्पोज करेंगे तो क्या होगा? N2 + 3H2। तो ये बैलेंस रिएक्शन, मतलब अगर आप क्वेश्चंस को स्टोइचोमेट्री से सॉल्व करना चाहते हैं, देन यू हैव टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखने के साथ ही कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये लिख दिया, आपके हेल्प कर दिया। अब ये बोल रहा है कि 5 लीटर अमोनिया को हाँ, तो क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ मुझे कि चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम इज फाइनल वॉल्यूम
क्या? चेंज इन वॉल्यूम कितना आया किसी का बताओ? 10 लीटर 10 10 लीटर होगा। 10 लीटर होगा तो चेंज कितना होगा? 10 लीटर इज योर फाइनल वॉल्यूम। कितना? हाँ 10 लीटर 6 लीटर बढ़ेगा। क्या बोला? कितना? 10 लीटर व्हाट कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम। देखो फाइनल आंसर है चेंज इन वॉल्यूम, दैट वन इज 5 लीटर। 5 लीटर, हाँ सर 5 लीटर चेंज इन वॉल्यूम 5 लीटर। 5 10 लीटर लीटर इज द NH3 से फॉर्म्ड वॉल्यूम। 5 लीटर NH3 से 10 लीटर N2 + 5 H2 बनेगा। चेंज इन वॉल्यूम इज 5 लीटर। कैसे बना ये समझ लो आप। आ रहा है। देखो बच्चे, हम क्या जानते हैं, अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे बच्चे कि 2 वॉल्यूम जब ये डिकम्पोज करेगा तो 1 वॉल्यूम ये बनेगा और 3 वॉल्यूम ये बनेगा। तो अगर हम इसका 5 लीटर दें तो कितना लीटर बनेगा बताओ? अगर ये 5 लीटर लेंगे तो ये कितना बनेगा? 2.5। that is half into 5। सही है ना? हाँ सर हेलो 2.5 लीटर। हाँ हाँ सर। सर हाँ, दूसरे लोगों का वीडियो आ रहा है। दूसरे लोगों का वीडियो आ रहा है, ये कैसे आ रहा है यार? दूसरे लोग जब बोलता है तो वीडियो जाता है लगता है। हाँ हाँ तो दूसरे लोग वो पिन किया होगा ना। ये सर वीडियो अभी ऑफ है आपका। हाँ मेरा ही आ रहा है ना। चलो तो ये मैं बोल रहा हूँ कि 2.5 लीटर आ गया नाइट्रोजन। इसी तरह बताओ हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम? हम जानते हैं 7.5 वॉल्यूम ये 3 वॉल्यूम, तो ये 3/2 into 5 लीटर, दैट वन इज 15/2 लीटर होगा ना। हाँ दैट इज 7.5। तो तो टोटल 10 फाइनल लीटर वॉल्यूम होगा। क्या हो जाएगा? देखो फाइनल वॉल्यूम क्या है? ये फाइनल वॉल्यूम है मेरा। ये क्या है? फाइनल भी फाइनल जो आएगा बच्चे, क्योंकि फाइनली मेरा नाइट्रोजन और अमोनिया ही रहेगा। हाँ तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? दैट वन इज 10 लीटर। 2.5 + 7.5 दैट इज 10 लीटर। इनिशियल ये क्या है बच्चे? दैट वन इज बी इनिशियल 5 लीटर। तो डेल्टा भी क्या होता है बच्चे? दैट वन इज बी फाइनल माइनस भी इनिशियल। दैट वन इज क्या? हम जानते हैं फाइनल 10 इनिशियल 5 दैट वन इज 5 लीटर। विल बी योर आंसर। एक क्वेश्चन और लिखो बच्चे। कैलकुलेट द वॉल्यूम चेंज, कैलकुलेट द वॉल्यूम चेंज, कैलकुलेट द वॉल्यूम चेंज एट STP, comma when 1.5 mole ammonium chloride solid is heated। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखकर बताओ, कोई अमोनियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो क्या बनता है? कोई भी बताओ मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोलना है कि अमोनिया गैस, ये जो है ना अमोनियम सॉल्ट, किसी भी अमोनियम सॉल्ट को जब हीटिंग करते हैं तो इन जनरल अमोनिया गैस प्लस एसिड मिलता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा बताऊंगा।
ये अमोनियम क्लोराइड, नहीं जानते हो तो लिख लो, क्या बनेगा? अमोनिया गैस प्लस एसिड। चलिए रिएक्शन लिख दिया। अब मुझे बताओ, कैलकुलेट कर आप बताओ, चेंज इन बोलो। तो वो तो सॉलिड है, तो वॉल्यूम में कैसे चेंज आएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए क्वेश्चन करा रहे हैं बच्चे कि सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम क्या ऑलमोस्ट हम लोग जीरो लेकर चलते हैं, तो ये इसलिए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए थे। सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कैन नॉट बी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यहाँ पर लिख लेना बच्चे, यहाँ पर एक नोट बनाकर लिख लेना, क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्लैश लिक्विड इज टेकन जीरो। हम लोग उसको जीरो मान लेते हैं। गैसेस का, ओनली गैसेस का वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, तो ये ध्यान रखना, सॉलिड लिक्विड रहेगा तो उसके वॉल्यूम को हम जीरो मान लेते हैं। देखो यहाँ पर तो क्या होगा बच्चे बताओ, 1.5 मोल से ये कितना बनेगा? ये कितना बनेगा? 1.5 मोल अमोनिया। ये कितना बनेगा? 1.5 मोल HCl। 1.5 मोल, क्योंकि 1:1 के रेशियो में कंबाइन कर रहा है। अगर यहाँ पर 2 होता तो कितना बनता है ये? 2 मोल। नहीं, यहाँ पर 2 होता तो ये 3 मोल बनता। हाँ, 1.5 into 2 that is 3। हाँ बच्चे, हाँ। तो अभी देखो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया बताओ? 3 into 22.4। 3 into 22.4, बिल्कुल सही कहना है। कितना लीटर? फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम 0। हाँ बिल्कुल सॉलिड है इसलिए जीरो ले रहे हैं। अप्रॉक्स जीरो, लिक्विड भी रहता तो अप्रॉक्स जीरो लेते हैं। तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा बच्चे? दैट वन इज क्या? यही आंसर है। कितना लीटर? फिर एक और क्वेश्चन लिखो बच्चे, लिखो व्हेन 100 ग्राम, लिखो यहाँ पर बच्चे, व्हेन 100 ग्राम ऑफ इथाइलिन बच्चे, इथाइलिन, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइलिन? C2H4। C2H4, गुड, C2H4 that is called ethylene या ethene. When 100 gram of ethylene polymerize entirely to polythene, entirely to form polythene, calculate the weight of polythene formed. 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 100 ग्राम ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, गुड 100 ये ग्राम तो होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ बिल्कुल गुड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, 100 ग्राम ही आएगा। अब थोड़ा मैथमेटिक्स लगाकर प्रूव भी कर दो। चलो ये रिएक्शन में लिख देता हूं कि n मोल ऑफ इथाइलिन कंबाइन करेगा, पॉलीमराइज होगा तो ये पॉलीथीन बनता है बच्चे। वो नीच में प्रीफिक्स में हो जाएगा। क्या? वो तो प्रीफिक्स में हो जाएगा।
क्या वो फिजिक्स में हो जाएगा? फिजिक्स नहीं, वो सफिक्स में हो जाएगा। हाँ हाँ, ये वही कह पॉलीमर, रहा था। हाँ पॉलीमराइज हो जाएगा। वो चेन, लंबा चेन बनाएगा, उसको एन लिख दिया। अब देखो यहाँ पर समझो, ये 100 ग्राम लिया गया है, तो यहाँ पर ये चीज समझ में आ रहा है, इसका अगर 1 मोल लेंगे तो इसका 1/n मोल बनेगा। ये चीज समझ में आ रहा है, बताओ? या ऐसे बोले, इसका n मोल लेंगे तो ये 1 मोल बनेगा। ये पॉलीमराइज हो रहा है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है बच्चे? कि अगर इसका n मोल लूंगा तो ये 1 मोल पॉलीमराइज करके बनेगा। या ऐसे बोले, इसका 1 मोल लूंगा तो 1/n मोल बनेगा, पॉलीथीन बनेगा। इसका मोल कैसे निकालेंगे बताओ? इसका गिवन मास दिया हुआ है, बताओ मास कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम। 24 अपन मोलर मास, 28 इसका मोलर 28 मास कितना होता है? 28। ये मोल हो गया। तो देखो बच्चे, 1 मोल से 1/n मोल बनता है, तो इतना मोल से ये कितना बनेगा बताओ? 28/100। 100/20 कितना बनेगा बताओ? हाँ 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 1 मोल से इतना, तो इतना मोल से इतना। हाँ। अच्छा ये बताओ, मोल से मास कैसे निकालते हैं बच्चे? व्हाट विल बी द वो मास ऑफ पॉलीथीन? व्हाट विल बी द, इंटू मोलर मास इंटू मोलर मास। नहीं मोलर मास, इसका मोलर मास तो बताओ मुझे। इसका मोलर मास होगा 28N। बिल्कुल गुड, 28N। इसका 28, इसका 28N। ये तो लंबा चेन है ना, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल कहना सही है। तो मास से मोल कैसे निकालते हैं बच्चे? 100/28N इंटू 28N ग्राम होगा बच्चे। इसमें तो समझने में दिक्कत नहीं है ना? ये वो कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया? 100 ग्राम। 100 ग्राम पॉलीथीन फॉर्म होगा। और बिल्कुल दूसरा कहना था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर 100 ग्राम ले रहे हैं तो 100 ग्राम ही बनेगा पॉलीथीन। लिख लिया? हाँ सर। हाँ अगला क्वेश्चन लिखो बच्चे। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड will be obtained on complete combustions of 560 gram of octane. What is the formula of octane? C8H18। बिल्कुल H18, ये ऑक्टेन है। ये ऑक्टेन है अल्केन फैमिली का। अल्केन फैमिली का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। तो अगर 8 है तो उसके लिए हमको 18 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द बैलेंस रिएक्शन ऑफ कंबशन ऑफ ऑक्टेन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन करते हैं तो क्या बैलेंस रिएक्शन लिखिए। सर क्वेश्चन को एक बार रिपीट कीजिए। हाँ फिर से क्वेश्चन कर देता हूँ बच्चे कि व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 570 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। 570 ग्राम ऑक्टेन को कंप्लीट जलाने पर कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द बैलेंस रिएक्शन ऑफ कंबशन ऑफ ऑक्टेन। कोई भी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो क्या मिलता है?
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। वाटर। तो ये चीज याद रखना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन को जलाने पर CO2 और वाटर मिलता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चे। और सबसे पहले बैलेंस रिएक्शन लिखो, इसलिए क्वेश्चन कराएंगे, ऐसे बैलेंस करेंगे, देख लीजिए। ठीक है, C8H18 है, ये जनरली लिक्विड होता है। ऑक्टेन इज एन लिक्विड प्लस ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो CO2 और प्लस वाटर मिलेगा। ये वाटर कुछ भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो गैस स्टीम होगा, 100 डिग्री से कम होगा तो लिक्विड होगा। तो ये क्वेश्चंस में टेम्परेचर दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो लिक्विड या गैस होगा। क्या मैं बोला? ये लिक्विड कब होगा? जब 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस से कम लिक्विड होता है। 100 डिग्री इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो 100 डिग्री ज्यादा, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो हम गैस लिखते। चलो यहाँ पर देखो, अब इसका कंबशन कैसे हम इक्वेशन लिखेंगे। देखो पहले कितना कार्बन है इधर बताओ। 8 कार्बन, तो 8 यहाँ पर बैलेंस कर दो। उसके बाद नेक्स्ट जॉब हम लोग का है हाइड्रोजन कितना है, देखो 18 है। 18 है तो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोजन बैलेंस। और नाउ काउंट द ऑक्सीजन राइट हैंड साइड ऑक्सीजन काउंट कीजिए। कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पर? 16। हाँ। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9। कितना हो गया? 25। रिएक्टेंट साइड भी 25 ऑक्सीजन होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे बच्चे? 25/2। समझ गया? हाँ सर। चलो अब ये बैलेंस हो गया, अब यहाँ पर बोला गया फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ऑक्टेन। मोल्स ऑफ ऑक्टेन कितना आएगा बताओ मुझे? कैलकुलेट द मोलर मास। ट्वेल्व इंटू 8 कितना होता है? 96 होता है ना? 96 प्लस 18 कितना होता है बताओ? 8 से 14 140। 140 कैंसिल हुआ कितना बार में बताओ? आई थिंक 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, होगा 5 बार में कैंसिल। सर वो कैसे हुआ? 18 कैसे होगा? 18 into 16 होगा ना? क्या 18? क्या बोला? हाँ ओके अच्छा, ओके, ठीक है। ये 5 टाइम कैंसिल ही होगा ना? हाँ हाँ। तो 5 मोल। देखो अब ये समझो बच्चे, एक मोल से कितना मोल CO2 मिलता है? 8 मोल। 8 मोल। If you will take 1 mole of octane, you will get 8 mole of CO2. If you take 5 mole of octane, how many moles of CO2 you will get? 40 मोल। 8 into 5, that is 40. मोल से मास कैसे निकालते हैं बताओ? मॉलिक्यूलर मास से मोलिकुलर मास मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलर मास से मल्टीप्लाई कीजिए। मोल से किसी चीज निकालना है, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मल्टीप्लाई करो। तो CO2 का मोलर मास कितना होता है बताओ? 44। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चे, लिखो लिमिटिंग रिएजेंट। ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी चलकर भी काम आएगा और ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। LR लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट के बच्चे ना अगले क्लास से शुरू करेंगे, आज यहीं तक छोड़ दो, ठीक ना? ठीक बच्चे, अगले क्लास से हम लिमिटिंग रिएजेंट से शुरू करेंगे, आज यहीं पर रोक देते हैं। हाँ क्या?
सर वो कोई बात करता है तो वीडियो कट जाता है, वो कुछ कर वो सकता है क्या? वो चीज ना, वो चीज हाँ। एक बार अभिजीत सर से बात करो कि कैसे हो जाता है। हाँ। सर म्यूट करने पड़ेगा। एक बार आप उस सर से बात कीजिए, अभिजीत सर से, कि सर जब कोई कुछ बोलता है तो वीडियोस क्यों कट हो जाता है, हाँ। इस सर का वीडियोस कट हो जाता है। तो एक बार अभिजीत सर को पहचानते हो ना? हाँ। हाँ, तो यू टॉक विद देम। ओके ओके। ओके, थैंक यू हेलो एवरीवन, मिलते हैं अगले क्लास में। हेलो सर, हाँ बोलो, आप एक सवाल करे था और पहली क्लास थी, क्या चीज? एक प्रॉब्लम है। हाँ आप एक सवाल करा था एक पहली क्लास में, मैंने yesterday क्लास में, हाँ an oxide of iron contain 40% oxygen by mass, calculate the number of हाँ हाँ, oxygen जिसका 4 आइटम आया था, यही ना? फोर एटम। मैं हाँ बोल रहा हूँ मैं आप मोल फ्रैक्शन যখন निकाले थे ऑक्सीजन का बाय क्या मास, मोल फ्रैक्शंस क्या बच्चे? परसेंटेज ऑफ मास है, मास ऑक्सीजन का हाँ हाँ एक सीन एक मान लेते हैं, एक इंटू 16/160 इंटू 100 इक्वल टू 40। हाँ, उस इक्वेशन में मैं एक का मान निकाले थे। मैं बोलना चाहता हूँ मैं एक का समझ नहीं मान। पा रहा हूँ क्या बोल रहा है तुम। हेलो, हाँ बोलो। मैं बोल रहा हूँ जिसके में मास परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकाले थे ना, हाँ मैं निकाल मान लेता हूँ कि एक मोल ऑक्सीजन ऑक्साइड से मैंने एक मोल ऑक्सीजन वही ऑक्साइड से प्रेजेंट है। हाँ, ताहले उस तो परसेंटेज ऑफ मास है x इंटू 16/160 इंटू 100 इज इक्वल टू 40 इक्वेशन। हाँ अच्छा, हाँ, तो उस इक्वेशन में x का मान निकाले थे जो हो 4। हाँ मैं बोल रहा हूँ x का मान 4 ऑक्सीजन एटम 4 मोल ऑक्सीजन एटम हुआ तो हाँ, 4 मोल ऑक्सीजन एटम होगा, बिल्कुल बिल्कुल कहना सही है, 4 मोल ऑक्सीजन एटम होगा। हाँ हाँ पर ना, जो 4 एटम जो बोले थे ना, 4 मोल ऑक्सीजन एटम होगा। अब तो ठीक हाँ है ना? हाँ এখন इधर में ठीक है। अगर अगर नंबर ऑफ एटम यहाँ पर बोल देना 4Na। हाँ ठीक है बच्चे? हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।